नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट क्रूज मिसाइल को लेके। जब भी हम क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो आप सभी के मन में ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आता होगा, जिसे भारत का सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल कहा जा सकता है। लेकिन ब्रह्मोस को छोड़कर आज तक भारत की तरफ से एक भी अच्छी क्रूज मिसाइल को डेवलप नहीं किया गया। आप सब जानते होंगे कि हमारी जो निर्भय मिसाइल प्रोग्राम था या डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक रहा था और इसमें हमें कंप्लीट सक्सेस नहीं मिल पाया। अभी भी डीआरडीओ की तरफ से सबसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और निर्भय मिसाइल प्रोग्राम को फर्दर एक्सपेंड करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ही अभी भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी इसमें मौका देने का फैसला किया जा रहा है। अब डिफेंस एक्सपो के दौरान सोलर ग्रुप की तरफ से ऐसे एक लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल को डेवलप करने का ऑफर दिया गया था, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर के आसपास होने की बात की गई थी तब। तो इसके बाद अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल को बनाने के लिए कहा जा रहा है। अभी सोलर ग्रुप के अलावा कुछ और भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी मौजूद हैं, जो कि उनकी तरफ से अभी ऐसे ही टैक्टिकल क्रूज मिसाइल को डेवलप करने के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिनको लेकर अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर गाइडलाइन को तैयार किया जाएगा, जिसको बेस करके वो आगे चल के इन मिसाइल्स को डेवलप कर सकते हैं। अब सोलर ग्रुप का कहना है कि वो अभी जिन मिसाइल्स को बनाना चाहते हैं उनकी रेंज 150 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये सभी अभी इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज में है। अब बात करते हैं कि आखिर इन मिसाइल को भी डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि पहले से अभी हमारे पास ब्रह्मोस जैसे मिसाइल मौजूद है और हम अभी इसके अलग अलग वेरिएंट को भी बना रहे हैं, जिनमें ब्रह्मोस एनजी भी शामिल है, जिसे छोटे साइज के फाइटर जेट भी कैरी कर सकते हैं और इसका कॉस्ट भी ब्रह्मोस की पहले के वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी कम रहेगा। तो आखिर किस वजह से अभी सबसोनिक क्रूज मिसाइल को, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव क्रूज मिसाइल को बनाने पर इतना फोकस किया जा रहा है? इसका पहला कारण तो ये है कि ब्रह्मोस काफ़ी महंगा पड़ता है, जिसको हम छोटे टारगेट के खिलाफ यूज़ करके नष्ट करना नहीं चाहेंगे। और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ब्रह्मोस की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड है, यानी कि अभी हम महीने में बस 15 यूनिट को ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो किसी भी जंग जैसे हालात में हम एकदम से इनकी प्रोडक्शन को तेज़ नहीं कर पाएंगे और हमारा जो स्टॉक है उसी के ऊपर हमको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जिसको हम तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये आगे चल के ख़त्म भी हो सकता है। इस वजह से अभी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को छोटे और टैक्टिकल क्रूज मिसाइल को बनाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ इनकी प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा रह सके, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इनको मास प्रोड्यूस कर सकें और ज़्यादा मात्रा में इनका इस्तेमाल कर सकें। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की तरफ से इशू किए गए एक फ्रेश टेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी कल ही इसको लेके इंडियन आर्मी की तरफ से एक फ्रेश आरएफपी को इशू किया गया, जिसमें आर्मी की तरफ से अभी ऑल टेरेन व्हीकल को, यानी कि एटीवी व्हीकल को खरीदने का प्लान किया गया। इसमें टोटल 250 व्हीकल को खरीदा जाने वाला है और ये ओवरऑल डील जो होने वाली है वो एक फास्ट ट्रैक डील होने वाली है, जो कि आर्मी की तरफ से अपनी इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करके खरीदने का प्लान किया गया। ये सभी के सभी मेड इन इंडिया व्हीकल होने वाले और जो भी कंपनी इसमें आर्मी को अपनी प्रोडक्ट को ऑफर करना चाहती है उनको कम से कम 50% से लेकर 60% तक इसमें इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये व्हीकल ड्राइवर के साथ साथ 3 और लोगों को भी कैरी करने की क्षमता रखनी चाहिए और इसमें कम से कम 150 HP तक की पावर पैक का इस्तेमाल होना चाहिए। अब जैसे कि इसे खास करके अभी हाई अल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, तो साइज के हिसाब से इसमें पावर ज़्यादा होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि इसे आसानी से 17,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई में ऑपरेट किया जा सके। इनको मैक्सिमम लद्दाख सेक्टर में ही डिप्लॉय किया जा सकता है। इनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 600 kg तक होना चाहिए और इनका वजन 2 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि आसानी से इनको किसी भी MI-17 या चिनोक जैसे हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया जा सके और इनको एयर ड्रॉप भी किया जा सके। इसकी ओवरऑल रेंज की बात करें तो ये 400 किलोमीटर तक होना चाहिए, यानी कि एक बार इसके टैंक को फुल करने के बाद हम आसानी से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर पाने चाहिए और इसमें मिनिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की टॉप स्पीड भी होना काफी जरूरी। इसमें गियरवर्क्स को लेके कोई खास स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया, जो कि ऑटोमेटिक हो सकता है या फिर मैनुअल भी हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस रिस्पॉन्ड करने के लिए अभी वेंडर्स को 31 नवंबर तक का डेडलाइन दिया गया है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। अब सबको पता होगा कि अभी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इस बात को लेके अभी डीआरडीओ की तरफ से एक नई टेस्टिंग फैसिलिटी को बनाने की बात सामने आई है। ये फैसिलिटी मेनली हमारे इंडिजिनस नेवल टेक्नोलॉजी को और नए नए सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी आप सब जानते हैं कि
डीआरडीओ की तरफ से इंडिजिनस सोनार्स, रडार्स और अंडर वाटर सिस्टम्स को भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इनको टेस्ट करने के लिए हमको काफ़ी दिक्कत होता है या फिर बाहर देशों के इसको भेजना पड़ता है। आप सभी ने अभी देखा होगा कि ड्राई कावेरी इंजन को भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें इसको रशिया भेजना पड़ रहा है। तो उस वजह से इनको अभी भारत में ही टेस्ट करने के लिए इंडिजिनस टेस्टिंग फैसिलिटी को बनाने का फैसला किया गया था। अभी नेवल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए जिस फैसिलिटी को बनाया जा रहा है उसे नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लैब की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से मदद किया जा रहा है और इसे नेवल फिजिकल ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी की कोची वैली फैसिलिटी में रखा गया है। इसमें एक सबमर्सिबल फैसिलिटी भी मौजूद है जो कि सोनार्स और अंडर वाटर सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस फैसिलिटी को अभी सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म पर एक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन का नाम दिया जा रहा है, जिसको शॉर्ट में स्पेस कहा जा रहा है, और इसे अभी पानी के अंदर लगभग 100 मीटर की गहराई में इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और फ्रांस की तरफ से। अब सब शायद ये बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अभी भारत और फ्रांस के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को शुरू किया गया था। इस एक्सरसाइज का नाम गरुड़ा है और ये इसका 7th एडिशन होने वाली थी। इसमें बोथ भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे और एक्सरसाइज अभी 18 दिन तक चलने वाली थी। इसे दरअसल 26 अक्टूबर को शुरू किया गया था और ये अभी 12 नवंबर तक चलने वाली है। इस एक्सरसाइज को अभी जोधपुर में कंडक्ट किया जा रहा है और इस बीच सुनने को मिल रहा था कि हमारे एयरफोर्स के चीफ वीआर चौधरी और उनकी फ्रेंच काउंटर पार्ट भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले थे, जिसमें हमारे एयरफोर्स के चीफ एक फ्रेंच राफेल में और फ्रेंच एयरफोर्स के चीफ एक इंडियन सुखोई में सॉर्टी और मिशन कंप्लीट किए थे। इसके बाद इस एक्सरसाइज में तेजस और जगो जैसे एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इसके अलावा दोनों देशों की चीफ के बीच एक मीटिंग को भी अरेंज किया गया था, जिसमें बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स की 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट को लेकर कुछ डिस्कशन किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से फ्यूचर कंडीशन में हमारे लिए 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों जरूरी हो सकते हैं इस पर चर्चा किया गया था। और फ्रेंच एयरफोर्स के चीफ जनरल स्टीफन मिली की तरफ से भी हमारे आर्मी चीफ के साथ एक मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें दोनों देशों के बीच बेहतर डिफेंस कोऑपरेशन को बनाने के और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर बातचीत किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।